हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल लर्न होम्योपैथी। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी के रिविजन सीरीज के बारे में, जिसका पहला चैप्टर है ब्लड। ब्लड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन आपका जो पीजी लेवल में फिजियोलॉजी के अंदर जो एमसीक्यू आते हैं, उसके ब्लड से अंदर 2-3 एमसीक्यू हर बार रहते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो एक हेमाटोलॉजी का पोर्शन है। तो ब्लड के अंदर मेनली 2 पार्ट है, एक है सेल और एक प्लाज्मा प्रोटीन। तो ब्लड सेल के अंदर क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट एंड प्लाज्मा प्रोटीन और एक। तो ये जो ब्लड है, इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन होगा न्यूट्रिटिव फंक्शन। Nutritive substance like glucose, amino acid, lipids and vitamins derived from digested food and absorbed from the GI tract। तो जो न्यूट्रिटिव फूड है, जिसके अंदर ग्लूकोज, एमाइनो एसिड ये सब कुछ रहते हैं, वो फर्स्ट डाइजेस्टेड होता है फूड के बारे में एंड फिर GI ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब होता है। और ये सब कुछ चीज़ किसकी हेल्प से होता है? ब्लड के माध्यम से होता है। एंड सेकेंड पॉइंट, and carried by blood to different parts of the body for growth and production of energy। and ये जो प्रोडक्ट वो बॉडी का हर पार्ट में जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी को ग्रो करने के लिए और उसका एक न्यूट्रिटिव वैल्यू है, इसलिए। सेकेंड, रेस्पिरेटरी फंक्शंस। रेस्पिरेटरी फंक्शंस के अंदर ब्लड क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज डन बाय द ब्लड। रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू डिफरेंट टिश्यू। हम जानते हैं ना, अपना जो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से डिफरेंट टिश्यू में जाता है, एंड जो CO2 है वो डिफरेंट टिश्यू से ऑक्सीजन में आते हैं, लंग्स में आते हैं। थर्ड, एक्सक्रीटरी फंक्शंस। जो ब्लड वेस्ट प्रोडक्ट है टिश्यू के अंदर, उसका जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड से रिमूव हो जाता है। ये होता है ब्लड के माध्यम से, ठीक है, ब्लड और फ्लूइड के माध्यम से। एंड दे आर कैरीड टू एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स लाइक किडनी, स्किन एंड लिवर। एंड कहाँ से वो एक्सक्रीट होता है? किडनी से होता है, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर में अंदर जो यूरिन रहता है उसके माध्यम से, और स्किन और लीवर के माध्यम में भी ये एक्सक्रीटरी होता है, एक्सक्रीट होता है। ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ब्लड मेनली एक ट्रांसपोर्टर है, ये सब कुछ ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो एक हार्मोन एंड एंजाइम को भी ट्रांसपोर्ट करता है। जो हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है वो ब्लड से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। एंड हार्मोन मेनली ऐसे एक चीज़ है जो ओनली टारगेट ऑर्गन में भी काम करता है। तो जो ब्लड है वो हार्मोन को उसको टारगेट ऑर्गन में पहुंच देते हैं। Blood also transport enzymes। Blood also भी एक transport enzyme है। Regulation of water balance। तो blood also water balance को भी regulate करता है। Water content of the blood is freely interchangeable with interstitial fluid। This helps in regulation of the water content of the body। Acid base balance। जो blood के अंदर जो plasma protein and जो hemoglobin buffer है, वो एक जो बफर मतलब वो एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन और हीमोग्लोबिन तो ब्लड के ही पोर्शन है, तो मेनली ब्लड एसिड बेस बैलेंस को भी मतलब एज ए बफर ब्लड कम करता है। रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ब्लड इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म इन द बॉडी, दैट इज द बैलेंस बिटवीन हीट लॉस एंड हीट गेन इन द बॉडी। तो बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट होता है तो स्वेटिंग होता है, एंड जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो गया तो हमारा बॉडी में भी कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ कितना हीट बॉडी में इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? ब्लड। वाटर एंड सम इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, ग्लूकोज, सोडियम एंड पोटेशियम आर कॉन्स्टेंटली रिक्वायर्ड बाय द टिश्यू। ब्लड सर्व एज ए रेडीमेड सोर्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस। तो जो भी सोर्सेस प्रोटीन्स, ग्लूकोज एंड सोडियम, पोटेशियम जब बॉडी के अंदर चाहिए तो उसका सोर्स कौन होता है? ब्लड। डिफेंसिव फंक्शंस।
ब्लड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंस ऑफ द बॉडी। तो ब्लड डिफेंस में भी काम करता है। द वाइट ब्लड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस, फॉर दिस फंक्शंस। डिफेंस में मेनली जो ब्लड सेल है उसके अंदर WBC वो डिफेंस में मेनली काम करता है, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट एनकल्प द बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है जो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट ये WBC का सेल है, ठीक है। वो क्या करता है फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में जो बाहर से आते हैं ना, जो हम जिसके लिए हमारा बॉडी तबीयत खराब हो जाते हैं उसको एनकल्प करते हैं फैगोसाइटिस प्रोसेस में। लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी एंड लिम्फोसाइट क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट सब कुछ क्या करते हैं हमारा इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं। ये भी एक WBC का सेल है। यूसिनोफिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, डिसइंटीग्रेशन एंड रिमूवल ऑफ द फॉरेन सब्सटेंसेस। तो यूसिनोफिल्स बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए और डिसइंटीग्रेट करने के लिए और जो फॉरेन सब्सटेंस है उसको रिमूव करने के लिए भी काम करते हैं। तो हमारा जो RBC है, RBC का काम क्या है, ठीक है। तो जो RBC है तो उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है 1.09 to 1.101 एंड RBC का डायमीटर 8 माइक्रोमीटर, एवरेज 7.2 माइक्रोमीटर, ठीक है। RBC का लाइफ स्पैन 120 डेज। तो RBC का लाइफ स्पैन होगा 120 डेज। और इसको RBC जो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, ठीक है, इट इज ए नॉन न्यूक्लिएटेड। इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू टिश्यू। जो ब्लड का फंक्शन है वो मेनली RBC का भी फंक्शन है, ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यू से ले जाना, ये RBC करते हैं। हीमोग्लोबिन इज द RBC, हीमोग्लोबिन इन RBC combines with oxygen to form ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जो RBC का जो हीमोग्लोबिन है ये मेनली काम करता है ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, क्यों ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक कंपाउंड क्रिएट करता है जिसका नाम है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। About 97% of oxygen is transported in blood in form of oxyhemoglobin। तो मेनली 97% ऑफ ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन करने के बाद। ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स। तो हम पहले भी बोल चुके, जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सक्रीटरी माध्यम से बाहर हो जाता है, एंड जो CO2 वो भी तो एक खराब चीज़ होता है, तो लंग्स से वो टिश्यू से लंग्स में जाता है, ठीक है। कैसे जाता है, हीमोग्लोबिन कॉम्बाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्रॉम कार्ब हीमोग्लोबिन। About 30% of the carbon dioxide is transported in this form। 97% ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म करता है एंड 30% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके कार्ब हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है, ठीक है। RBC contains a large amount of the carbonic anhydrase। तो एक जो RBC कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो फॉर्म करता है ना, कंटेंट जिसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज रहता है, ये मेनली एक एंजाइम है। ये क्या करते हैं जो ये मेनली क्या फॉर्मेशन करता है, बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कैसे फॉर्मेशन होता है, CO2 इसके साथ वाटर मिलकर H2CO3, इसको ब्रेक डाउन होने के बाद HCO3 माइनस एंड H प्लस। जो HCO3 माइनस ये बाइकार्बोनेट है, इसको ये रिएक्शन होने के लिए कौन काम करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। Thus it helps to transport carbon dioxide in the form of bicarbonate from tissues to lungs। About 63% of carbon dioxide is transported in this form। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट फॉर्म में सबसे ज़्यादा होता है, 63%। एंड किसके हेल्प में होता है, RBC का हेल्प होता है इसके अंदर। बफरिंग एक्शन ऑफ ब्लड।
हीमोग्लोबिन फंक्शंस एज ए ग्लूट बफर। तो हीमोग्लोबिन एक बहुत ज़्यादा अच्छा बफर है एंड प्लेज ए रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। बफर का काम है तो है एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करना। इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशंस, आरबीसी कैरी द ब्लड ग्रुप एंटीजेंस एंटी ए बी एंड आरएच फैक्टर। तो आरबीसी देखकर हम बात कर सकते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप में क्या एंटीजन है। दिस हेल्प्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्लड ग्रुप एंड एनेबल्स टू प्रिवेंट रिएक्शंस ड्यू टू इनकॉम्पेटिबल ब्लड ट्रांसफ्यूशंस। तो आरबीसी के हेल्प में हम जानते हैं जो कोई एक पेशेंट जिसको ब्लड देना जरूरी है उसका ब्लड ग्रुप जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो ब्लड कोआगुलेट कर जाएगा। ठीक है, तो आरबीसी का हेल्प में हम जानते हैं उसका अंदर उस पेशेंट को हम ब्लड दे सकते हैं और नहीं। तो ब्लड ग्रुपिंग के लिए भी एक आरबीसी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन सेल के अंदर तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट है एंड और एक पोर्शन ब्लड के अंदर रहता है जो है प्लाज्मा प्रोटीन। तो नॉर्मल लेवल ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है 6 to 8 ग्राम %। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या है प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब कुछ प्लाज्मा प्रोटीन है। तो एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। तो सबसे ज़्यादा क्या रहता है एल्बुमिन 4 to 4.5 ग्राम %। एल्बुमिन হচ্ছে 4 to 4.5 গ্রাম %, গ্লোবুলিন 2 to 2.5, फाइब्रिनोजेन 0.2 to 0.4, इवन जो प्रोथ्रोम्बिन रहते हैं उसके अंदर वो भी 0.002 से 0.0024 अंदर। तो ब्लड के अंदर एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन का रेशियो क्या है एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो 2:1। एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। चलिए, तो प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या है। रोल इन कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। तो जो ब्लड कोआगुलेशन होता है उसके अंदर फाइब्रिनोजेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। तो ये फाइब्रिनोजेन ये क्या है प्लाज्मा प्रोटीन। रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। ग्लोबुलिन के अंदर ग्लोबुलिन का 3 पार्ट है अल्फा, बीटा एंड गामा। जो गामा ग्लोबुलिन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दिस प्रोटीन इज ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन को हम क्या बोल सकते हैं गामा ग्लोबुलिन इंपॉर्टेंस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोल सकते हैं। एंटीबॉडीज रिएक्ट विथ एंटीजेंस ऑफ वेरियस माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड डिस्ट्रॉय देम। रोल इन ट्रांसपोर्ट इन mechanisms. Plasma protein transport various substances in the blood. तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन कौन प्लाज्मा प्रोटीन काम करते हैं एल्बुमिन, अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन। तो गामा ग्लोबुलिन काम करते हैं आपको डिफेंस इम्यूनाइजेशन एंड डिफेंस के लिए एंड जो ट्रांसपोर्ट के लिए अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन। रोल इन मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड। Plasma protein cannot pass through the capillary membrane easily and remain in the blood. जो कैपिलरी मेम्ब्रेन है उसके अंदर से प्लाज्मा प्रोटीन इजीली पास नहीं कर सकते तो ब्लड के अंदर रहते हैं। ठीक है, इन द ब्लड दिस प्रोटीन exert the colloidal osmotic pressure. Osmotic pressure exerted by the plasma proteins plays an important role in the exchange of various substances between blood and the cells through capillary membrane. तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है एक कैसे काम करते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल किसके लिए है एक्सचेंज ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस बिटवीन ब्लड एंड द सेल्स थ्रू कैपिलरी मेम्ब्रेन। एसिड बेस बैलेंस रेगुलेशन। क्यों प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर पार्टिकुलरली एल्बुमिन है जो एक बफर है एंड उसको एसिड बेस बैलेंस करते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड के लिए प्लाज्मा प्रोटीन प्रोवाइड्स विस्कोसिटी टू द ब्लड व्हिच इज ट्रांसपोर्ट टू द मेंटेन द ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए प्लाज्मा प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन ESR रेट। ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन एक्सेलरेटेड द टेंडेंसी ऑफ राउलेक्स फॉर्मेशंस एंड द ब्लड सेल्स।
ग्लोबुलिन फाइब्रिनोजन क्या करता है, जो एक रेड ब्लड सेल के अंदर एक राउलेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंड ये राउलेक्स फॉर्मेशन ये सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Suppression stability of the red blood cells. During circulation, RBC remains suspended uniformly in the blood. Globulin and fibrinogen helped in the suspension stability of the circulation time में RBC remains suspended and suspension किस के वजह से होता है, globulin and fibrinogen. Role as a reserve protein during fasting, जब fasting को करता है कोई person, the plasma proteins are utilized by the body tissue as the large source of energy. तब जो स्टोर्ड प्लाज्मा प्रोटीन है वो बॉडी का एनर्जी एज ए स्टोर होता है, जो स्टोर्ड यूज होता है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन्स आर स्प्लिट इनटू अमाइनो एसिड। तब क्या होता है, जब फास्टिंग के टाइम में प्लाज्मा प्रोटीन स्प्लिट करके अमाइनो एसिड फॉर्मेशन होता है। अमाइनो एसिड आर टेकन बैक बाय ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी टू फॉर्म सेलुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंड वो अमाइनो एसिड ब्लड से एब्जॉर्ब होता है एंड एज ए फूड न्यूट्रिएंट जाता है, ठीक है। Because of this plasma proteins are called reserve protein, इसलिए प्लाज्मा प्रोटीन को हम क्या बोल सकते हैं, रिजर्व प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस क्या है? एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का जो ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन के लिए जो प्रोसेस है, हम बोल सकते हैं एरिथ्रोपोइसिस। साइट ऑफ द एरिथ्रोपोइसिस इन फीटल लाइफ। फीटल लाइफ में एरिथ्रोपोइसिस कहाँ से होता है, ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यू लिए, ठीक है। फीटल लाइफ के अंदर जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के टाइम में, मतलब फीटल टाइप में, मेसेनकाइम्स ऑफ yolk sac and liver and finally the RBC are produced from red bone marrow and liver। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वो मेसोब्लास्टिक और मेसोब्लास्टिक स्टेज में आरबीसी कहाँ से फॉर्मेशन होता है, मेसेनकाइम ऑफ yolk sac। एंड सेकेंड हम कहाँ से मिलता है आरबीसी, लीवर, एंड फाइनली द आरबीसी आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो एंड लीवर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेसेनकाइम ऑफ yolk sac, सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब जो सेकेंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं मेसोब्लास्टिक, सेकेंड स्टेज को हम बोलते हैं हेपाटिक स्टेज। तो आप हेपाटिक स्टेज में मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में लीवर, स्प्लीन एंड लिम्फेटिक ऑर्गन से हम आरबीसी फॉर्मेशन होता है। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब माइलॉइड स्टेज में बोन मैरो एंड लीवर से फॉर्मेशन होता है, मतलब ये थर्ड स्टेज में, थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं माइलॉइड स्टेज। एंड जब लीवर एंड स्प्लीन से होता है तब हम बोलते हैं हेपाटिक स्टेज, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में। एंड फीटल लाइफ में मेसोब्लास्टिक स्टेज में मेसेनकाइम ऑफ yolk sac में फॉर्मेशन होता है। इन न्यूबॉर्न बेबीज, चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स ओनली फ्रॉम द रेड बोन मैरो। एंड जब वो जो बच्चा जब एडल्ट हो जाता है तब आरबीसी फॉर्मेशन ओनली रेड बोन मैरो से ही होता है, ठीक है। अप टू द एज ऑफ द 20 years फ्रॉम रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स, 20 years तक जो ऑल बोन्स से वहाँ से उसको जो रेड बोन मैरो उससे आरबीसी फॉर्मेशन होता है। एंड आफ्टर द 20 years फ्रॉम मेम्ब्रेनस बोन्स लाइक वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला एंड एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। एंड जब 20 years ओवर हो जाए तब क्या होता है, मेम्ब्रेनस बोन्स लाइक वर्टिब्रा, जहाँ से जिस बोन में मेम्ब्रेन्स होता है, वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, ये सब बोन्स से। एंड जो लॉन्ग बोन्स का एंड है उस पोर्शन से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। द shaft of the long bone becomes yellow bone marrow because of the fat disposition and loses of the erythropoietic functions। जो shaft लॉन्ग बोन्स का जो shaft होता है उसके अंदर येलो बोन मैरो हो जाता है, क्योंकि येलो बोन मैरो, क्यों रेड बोन मैरो येलो क्यों हो जाता है, ड्यू टू फैट डिपोजिशंस एंड लूजेस द एरिथ्रोपोइटिक फंक्शंस, ठीक है। क्या क्या चेंजेस होता है एरिथ्रोपोइसिस के टाइम में, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द सेल्स। फर्स्ट आरबीसी का जो सेल का साइज है वो रिड्यूस्ड हो जाता है। डिसअपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियोलाई एंड न्यूक्लियस है वो डिसअपीयर होता जाता है, क्योंकि आरबीसी एक नॉन न्यूक्लिएटेड है,
बट एट द फॉर्मेशन टाइम में आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, कैमल लाइफ बीन एक न्यूक्लियस रहता है, बट जब आरबीसी का फॉर्मेशन एडल्ट टाइप का जो हो जाता है तब वो नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाता है, क्योंकि डिसअपियरेंस हो जाता है, अपियरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन का अपियरेंस होता है, एंड चेंज इन द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द साइटोप्लाज्म्स, एंड साइटोप्लाज्म का स्टेनिंग प्रॉपर्टी चेंज होता है। एरिथ्रोपोसिस की अंदर क्या क्या स्टेजेस है, ये एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो CFU सेल होता है उसका जो CFU-E सेल्स एंड मैच्योर्ड आरबीसी से अंदर जो जो स्टेज होता है क्या क्या, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट एंड मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट। तो क्या क्या पोर्शन है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट एंड लेट। तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली, इंटरमीडिएट एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट, रेटिकुलोसाइट, मैच्योर एरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या चेंज होता है जब जो एरिथ्रोपोसिस के टाइम में, पीडीएफ में नहीं है, हम आपको बोल सकते हैं। तो प्योरिथ्रोब्लास्ट टाइम में क्या होता है, जो आरबीसी का जो नेचर है वो बेसोफिलिक टाइप का होता है, ठीक है। एंड इसमें इस टाइम में प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में आरबीसी का साइज होता है 20 माइक्रोन, एंड ये बेसोफिलिक होता है, ठीक है, बेसोफिलिक नेचर में होता है। बट अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जब अर्ली नॉर्मोब्लास्ट हो जाता है तब तो क्या होता है, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियोलाई डिसअपियर, एंड जो 20 माइक्रोन था वो अभी 15 माइक्रोन के अंदर हो जाएगा, एंड ये भी बेसोफिलिक होता है। फिर इंटरमीडिएट में 10 to 12 माइक्रोन साइज होता है। तो फर्स्ट 20 था, फिर 15 आया, फिर 10 to 12 आया। एंड ये जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट का पोर्शन, ये जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट इस टाइम में क्या होता है, मेनली हीमोग्लोबिन अपीयर्स होना स्टार्ट होता है, हीमोग्लोबिन अपीयर्स होता है, ठीक है। लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, साइज और भी घट जाएगा, एंड 8 to 10 माइक्रोन होगा, 8 से 10 माइक्रोन होगा, एंड क्या होगा, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाएगा। तो जब अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियोलाई डिसअपियर होगा, एंड लेट नॉर्मोब्लास्ट में न्यूक्लियस डिसअपियर होगा, एंड जो प्रोसेस के अंदर न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है, पिग्नोसिस। प्रोसेस का नाम, the disappearance of the nucleus process is called pignosis, and late neuroblast mainly acidophilic होता है, ठीक है। रेटिकुलोसाइट, इसके अंदर क्या है, रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है। एंड मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट, इसका साइज होगा 7.2 माइक्रोन एवरेज। क्या क्या फैक्टर एरिथ्रोपोसिस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जनरल फैक्टर, मैचुरेशन फैक्टर, एंड फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशंस। जनरल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या है, एरिथ्रोपोएटिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर एरिथ्रोपोसिस इज द हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है, एंड ये एरिथ्रोपोसिस के लिए बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एरिथ्रोपोएटिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। तो एक मेनली क्या है, एरिथ्रोपोएटिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसके अंदर 165 अमीनो एसिड है। एंड एरिथ्रोपोएटिन कहाँ से सीक्रेट होता है, एरिथ्रोपोएटिन सीक्रेट होता है किडनी से, ठीक है, पेरिट्यूबल कैपिलरी ऑफ किडनी से एरिथ्रोपोएटिन सीक्रेट होता है।
Major quantity of the erythropoietin secreted from the peritubular capillaries of kidney. Stimulant of secretions. Hypoxia is the stimulant of the secretion of the erythropoietin. तो क्यों erythropoietin secretion होता है? हाइपोक्सिया के वजह से, ठीक है। मतलब हाइपोक्सिया मतलब क्या है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का घाटी हो जाएगा, ऑक्सीजन घट जाएगा, तो क्या होगा? एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्शंस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन क्या काम करता है? इंक्रीज प्रोडक्शन एंड प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फ्रॉम CFUE ऑफ द बोन मैरो। जब हाइपोक्सिया कंडीशन होगा, ऑक्सीजन लेस होगा, तब बहुत ज़्यादा आरबीसी सेल का फॉर्मेशन होता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। डेवलपमेंट ऑफ द मैच्योर्ड आरबीसी। जो एरिथ्रोपोइटिन मेनली आरबीसी फॉर्मेशन करता है, तो जब हाइपोक्सिया कंडीशन होगा तब क्या होगा? बहुत ज़्यादा आरबीसी लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो घट जाएगा, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आरबीसी की ज़रूरत है। इसके लिए एरिथ्रोपोइटिन जो आरबीसी प्रोडक्शन करता है, तो फर्स्ट प्रो एरिथ्रोब्लास्ट का फॉर्मेशन करेगा, फिर वो मैच्योर्ड आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा, एंड इंक्रीज रिलीज ऑफ मैच्योर्ड एरिथ्रोसाइट इनटू द ब्लड, एंड ओके, फिर वो जो मैच्योर्ड आरबीसी को ब्लड के अंदर रिलीज करेगा। ब्लड लेवल ऑफ द एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीजेस इन एनीमिया। Thyroxine. Thyroxine accelerated the process of the erythropoiesis at many levels. Thyroxine एरिथ्रोपोइटिस का जो प्रोसेसिंग है उसको इंक्रीज करता है। Hemopoietic growth factor. Hemopoietic growth factors are the interleukins and stem cell factors with interleukins and stem cell factor जो आरबीसी फॉर्मेशन को ग्रोथ करता है, ठीक है। मैचुरेशन फैक्टर, विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड फॉलिक एसिड आर नेसेसरी फॉर द मैचुरेशन फैक्टर। मैचुरेट करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। विटामिन B12 क्यों जरूरी है? ये जरूरी होता है मेनली सिंथेसिस ऑफ द डीएनए इन आरबीसी। डीएनए को आरबीसी के अंदर जो डीएनए है उसको सिंथेसिस करने के लिए विटामिन B12 की जरूरी होता है। इट डिफिशियंसी लीड्स टू फेलियर ऑफ मैचुरेशन ऑफ द सेल्स एंड रिडक्शन इन द सेल डिफिशियंसी। एंड विटामिन B12 का डिफिशियंसी हम क्या बोलते हैं? पार्निसियस एनीमिया, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। Intrinsic factor of the Castle is produced in the gastric mucosa by the parietal cells of the gastric gland. जो gastric mucosa by the parietal gastric gland के अंदर जो gastric mucosa है उसके अंदर intrinsic factor of Castle होता है, and ये क्या करता है? mainly absorb करता है विटामिन B12 and from विटामिन B12 को absorb करता है intestine से, ठीक है। It is essential for absorption of vitamin B12. Intrinsic Castle factor is essential for absorptions of vitamin B12. Folic acid क्या करता है? ये भी आरबीसी को मैचुरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक न्यूट्रिटिव वैल्यू है फॉलिक एसिड का। सिंथेसिस ऑफ द एवी डीएनए का सिंथेसिस करता है, एंड इट इज एब्सेंस ऑफ फॉलिक एसिड द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए डिक्रीज कॉजिंग फेलियर ऑफ मैचुरेशंस। फॉलिक एसिड का काम होगा तो डीएनए का जो डीएनए डिक्रीज हो जाएगा एंड फेलियर ऑफ मैचुरेशन नहीं होगा। तो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी को हम क्या बोलता है? मेगालोब्लास्टिक। फॉलिक एसिड डेफिशिएंट होगा तो क्या एनीमिया फॉर्मेशन होगा? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। एंड जो पार्निसियस एनीमिया कहाँ से होता है? विटामिन B12 में पार्निसियस एंड बोरिक एसिड में मेगालोब्लास्टिक। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? मेनली ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। पहले भी हम देख चुके हैं, जो ऑक्सीजन को लंग से और ऑर्गन में ले जाता है और टिश्यू से और लंग से बाहर ले जाते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से लंग्स के अंदर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है क्या? व्हेन द ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन ऑक्सीहीमोग्लोबिन, एंड व्हेन ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम द ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड ऑक्सीहीमोग्लोबिन। एंड जब ऑक्सीहीमोग्लोबिन से रिलीज्ड हो जाता है तब क्या होता है? रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से कॉम्बिनेशन होगा तब कार्बो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, एंड द कॉम्बिनेशन इज रिवर्सिबल, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम दिस कंपाउंड
and the affinity of the hemoglobin for carbon 20 times more than the oxygen. हीमोग्लोबिन का एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा होता है, ठीक है। हम फास्ट फूड खाते हैं, हम लोग फास्ट फूड खाते हैं ना, फास्ट फूड टेस्टी होता है तो उसके लिए हम लोग का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। दुनिया में जितना बुरा चीज़ है उसके लिए हम लोग का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे भी हीमोग्लोबिन का अट्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा 20 टाइम्स ज़्यादा है देन ऑक्सीजन। बफर एक्शन, हीमोग्लोबिन बफर प्लेज एक्ट ऑन बफर, ठीक है, एंड एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। फिर आते हैं हम इम्पोर्टेंट टॉपिक एक इसके एनीमिया। एनीमिया मतलब क्या होता है? एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जब ऑक्सीजन का कैरेक्टरिस्टिक बाय रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जब ब्लड का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, घट जाता है, तब हम उसको बोल सकते हैं which is due to reduced red blood cell count and hemoglobin content। तो एनीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है जब ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है एंड ड्यू टू क्यों रिड्यूस रेड ब्लड सेल काउंट एंड हीमोग्लोबिन, उसके वजह से आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हम इस चीज पोर्शन को बोल सकते हैं एनीमिया। एनीमिया के क्लासिफिकेशन क्या है? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर, जब मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब डिपेंड्स ऑन द साइज एंड कलर ऑफ आरबीसी। साइज ऑफ द आरबीसी इज डिटरमिनेट बाय मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी के हेल्प में हम आरबीसी का साइज डिटरमिनेट कर सकते हैं। एंड कलर मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। कलर डिटरमिनेट कैसे होता है? MHCH मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन के वजह से हम कलर, एंड MCB हेल्प होता है साइज डिटर्मिनेशन के लिए, एंड कलर डिटर्मिनेशन के लिए MCHC सॉरी। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया में क्या होता है? साइज एंड कलर ऑफ आरबीसी आर नॉर्मल बट द नंबर्स ऑफ द आरबीसी इज लेस। नॉर्मोसाइट नॉर्मोक्रोमिक के साइज एंड कलर तो नॉर्मल होगा, आरबीसी आर नॉर्मल बट नंबर, साइज एंड कलर तो नॉर्मल होगा बट नंबर लेस होगा। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक आरबीसी लार्जर साइज में होगा, उसका कलर भी नॉर्मल होगा बट आरबीसी काउंट लेस होगा। मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, आरबीसी तो लार्जर होगा, मैक्रो मतलब लार्जर, लार्जर होगा, कलर इज लेस। हाइपो मतलब कम होता है तो कलर लेस होगा, एंड सो द सेल्स आर पेल, सेल्स पेल्स टाइप दिखने को लगेगा। माइक्रोसाइटिक आरबीसी स्मॉलर, माइक्रो मतलब स्मॉल, हाइपोक्रोमिक मतलब साइज एंड इसके साथ कलर भी लेस होगा। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर क्या क्या क्लासिफिकेशन होता है? इटियोलॉजी में क्या कॉज है उसके पीछे? हेमोरेजिक एनीमिया, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है उसको हम बोल सकते हैं हेमोरेजिक एनीमिया। जब बहुत ज़्यादा एक एक्सीडेंट होने के बाद बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी से ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, लाइक क्या क्या एग्जाम्पल है? पेप्टिक अल्सर एंड मेनोरेजिया, इसके बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, ठीक है, तो उस पेशेंट को जिसका पेप्टिक अल्सर है, हर बार ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको एनीमिया हो सकता है, ठीक है। लॉस ऑफ ब्लड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ द लाइक पेप्टिक अल्सर मेनोरेजिया। द रिप्लेसमेंट ऑफ द आरबीसी डज नॉट ऑकर क्विकली। मॉर्फोलॉजिकली द आरबीसी आर नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। मॉर्फोलॉजिकली आरबीसी नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक मतलब नॉर्मल साइज एंड नॉर्मल कलर का। हीमोलाइटिक एनीमिया मतलब एनीमिया ड्यू टू द एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, जब एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन हो जाता है आरबीसी का तब होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। which is not compensated by increased RBC production. Extensive hemolytic anemia, it is the type of anemia destruction of the by external factor like hypersplenisms। कौन क्या चीज़ में hemolytic anemia होता है? Destruction of the RBC by external factors like hypersplenisms। स्प्लीन बिग साइज हो गया तब क्या होगा? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन प्रोडक्शंस नहीं होगा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होगा। इंट्रिंसिक हेमोलाइटिक एनीमिया, इट इज टाइप्स ऑफ द एनीमिया कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसी बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव आरबीसी लाइक सिकल सेल एनीमिया एंड थैलासीमिया। थैलासीमिया में क्या होता है? बीटा थैलासीमिया में मेनली यही पोर्शन होता है, ठीक है, एंड सिकल सेल एनीमिया।
न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, anemia that occurs in deficiency of nutritive substances necessary for erythropoiesis is called nutrition deficiency। जो एरिथ्रोपोइसिस करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, आयरन, प्रोटीन जो इंपॉर्टेंट है वो जब नहीं मिलता है तब एक न्यूट्रिटिव एनीमिया हो सकता है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया। विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होगा? माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक, मतलब साइज भी लेस होगा, कलर भी लेस होगा। द सब्सटेंस व्हिच आर नेसेसरी आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। पार्नीसियस एनीमिया क्यों होगा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 एंड सेल्स क्यों होगा? क्या होगा? मैक्रोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक हो सकता है। एनीमिया होगा, विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होगा, फिर सेल का साइज बिग होगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, बट उसके साथ कलरलेस होगा, हाइपोक्रोमिक भी हो सकता है, नॉर्मोसाइटिक मतलब नॉर्मल कलर भी हो सकता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कब होता है? डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड एंड मेगालोब्लास्टिक एंड हाइपोक्रोमिक। एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया इज ड्यू टू द डिसऑर्डर ऑफ द रेड बोन मैरो। जब रेड बोन मैरो में डिसऑर्डर होता है, मतलब सोर्स में गंडगोल हो गया, रेड बोन मैरो इज रिड्यूस्ड एंड रिप्लेस्ड बाय फैटी टिश्यू। रेड बोन मैरो का पोर्शन रिड्यूस हो गया एंड उसकी जगह क्या आ गया? फैटी टिश्यू। बोन मैरो डिसऑर्डर ऑकर्स इन रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्स-रे, ट्यूबरकुलोसिस, वायरल इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस। बोन मैरो जो डिसऑर्डर है क्यों होता है? रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एक्स-रे, ट्यूबरकुलोसिस एंड वायरल इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस। बार बार अगेन एंड अगेन एक्स-रे और ट्यूबरकुलोसिस हो गया इन्फेक्शन और कोई भी वायरल इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस। आरबीसी नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। आरबीसी का साइज, आरबीसी क्या होगा? नॉर्मोसाइटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मल होगा, ठीक है। एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज, एनीमिया डेवलप्स आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ सस्टेन्ड डिजीज। आरबीसी are normocytic and normochromic, occurs in chronic infections like tuberculosis, chronic renal failure, erythropoietin secretion decreases, cancer disorder। आरबीसी तो नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक होगा एंड क्या क्या डिजीज हो सकता है? ट्यूबी होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा, क्रॉनिक रेनल फेलियर, तब एरिथ्रोपोइटिन नहीं सीक्रेशन हो रहा है, तब बहुत ज़्यादा दिन से आरबीसी का ठीक से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तब एनीमिया ड्यू टू क्रॉनिक डिजीज होगा। और हॉजकिन डिजीज, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस इस चीज़ में हो सकता है, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या है? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होगा? पेल होगा, ठीक है, पेल हो जाएगा। सीबीएस सिस्टम में क्या होगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगा एंड कार्डियक आउटपुट भी, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होगा? इंक्रीज इन द रेट ऑफ द फोर्स ऑफ इन रेस्पिरेशंस, जो रेट ऑफ फोर्स ऑफ रेस्पिरेशन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा एंड लीड्स टू ब्रेथलेसनेस एंड डिस्पनिया। बार बार रेस्पिरेशन होगा, रेट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम होगा, इसके साथ डिस्पनिया होगा। डाइजेशन में क्या? और नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लाएगा उसको, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा। किडनी में रेनल फंक्शन इज डिस्टर्ब्ड, मतलब एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेशन कम हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल इज डिस्टर्ब्ड होगा। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में क्या होगा? हेडेक, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी एंड वर्टिगो। मसल्स के अंदर क्या होगा? वीक एंड द पेशेंट फील्स लैक ऑफ एनर्जी एंड फैटिक क्वाइट ऑफन एंड क्वाइट इजीली। मसल्स वीक हो जाएगा, पेशेंट को हर बार ऐसे फील होता है जो एनर्जी नहीं है उसके अंदर, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल मतलब WBC। WBC के अंदर क्या क्या सेल है? दोनों टाइप का WBC होता है। एक होता है ग्रैनुलोसाइट जिसके अंदर ग्रैनुल्स है एंड और होता है एग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुल्स नहीं है, ठीक है। ग्रैनुलोसाइट के अंदर क्या क्या भाग है? न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल। और एग्रैनुलोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ये जो न्यूट्रोफिल है ये एमीबॉइड इन नेचर होता है एंड इसका साइज कितना होता है? न्यूट्रोफिल का साइज होता है 10 to 12 माइक्रोन। ये एमीबॉइड इन नेचर होगा, ठीक है। तो इसका जो काम होता है, क्या काम होता है? ये मेनली डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रक्शन के लिए काम करता है, ठीक है। मतलब
डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल एक्शन करता है, बैक्टीरियाइडियल एक्शन, एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्म, बैक्टीरिया एंड ट्यूमर सेल्स, एंटी माइक्रोबियल एक्शन, ये काम करता है न्यूट्रोफिल्स। यूसिनोफिल का साइज होता है 10 to 14 माइक्रोन एंड ये इसका न्यूक्लियस होता है बाइलोब्ड, ठीक है। एंड शेप कैसे होता है, स्पेक्टिकल टाइप होता है एंड कलर पिंक कलर का होता है। इसका काम भी क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्म, बैक्टीरिया, ट्यूमर सेल, वर्म्स एंड न्यूरोटॉक्सिक एक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को इंक्रीज करता है। बेसोफिल का साइज होता है 8 to 10 माइक्रोन एंड बेसोफिल मतलब इसका भी बाइलोब्ड न्यूक्लियस एंड इसका जो कलर होता है पर्पल ब्लू। यूसिनोफिल का तो पिंक होगा बट इसका कलर और डार्क हो जाएगा एंड इसका कलर होगा पर्पल ब्लू। ये क्या क्या सीक्रेट करता है, हेपारिन, हिस्टामिन, ब्रैडिकाइनिन, सेरोटोनिन, प्रोटीएज, इंटरल्यूकिन 4। तो हेपारिन एंड हिस्टामिन इसका काम क्या करता है, ये एंटीकोगुलेंट एज ए एंटीकोगुलेंट काम करते हैं। जो ब्लड वेसल के अंदर जब कट जाएगा तो उसके अंदर ब्लड कोआगुलेट हो जाएगा तो ब्लड तो चलना ही बंद हो जाएगा तो पेशेंट तो मर जाएगा। इसके लिए बॉडी के अंदर दोनों सब्सटेंस है जो हिस्टामिन होगा एंड हेपारिन हिस्टामिन, ये दोनों क्या करता है, बेसोफिल से सीक्रेट होता है एंड ये इंटरवास्कुलर ब्लड क्लॉटिंग को नहीं होने देते। ब्रैडिकाइनिन, प्रोडक्शन ऑफ एक्यूट हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस, प्रोटीएज, माइलोपेरोक्सीडेज, ये क्या काम करता है, माइक्रोजेनेशन डिस्ट्रक्शन करने के लिए। इंटरल्यूकिन 4 इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मोनोसाइट के अंदर क्या क्या सीक्रेशन होता है, इंटरल्यूकिन 1, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर एंड केमोकाइंस, ये भी काम क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को एक्सलेट करता है। कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट कॉलोनी फॉर्म करता है, प्लेटलेट को एग्रीगेशंस में हेल्प करता है, केमोटैक्सिस में हेल्प करता है। इसका साइज 14 to 18 माइक्रोन होता है एंड इसका शेप होता है बीन और किडनी शेप्ड, ठीक है। फिर हम आता है टी लिम्फोसाइट क्या काम करता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस एंड ये मेनली फैगोसाइटिक एक्शंस को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। और साइटोटॉक्सिक सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स, नेक्रोसिस ऑफ द ट्यूमर, एक्टिवेशन ऑफ द इम्यून सिस्टम, प्रमोशन ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड केमोकाइंस क्या काम करता है, इसके केमोटैक्सिस करते हैं। एंड बीटा लिम्फोसाइट क्या काम करता है, इसके अंदर बीटा लिम्फोसाइट से मेनली इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब इम्यूनिटी में हेल्प करता है बीटा लिम्फोसाइट, ठीक है। Destruction of the invading organisms, necrosis of the tumor, activation of the immune system and chemotaxis। तो मेनली फैगोसाइटिस काम कौन करता है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट ये मेनली फैगोसाइटिस करते हैं। केमोटैक्सिस क्या करता है, केमोटैक्सिस मतलब क्या है, तो WBC attracts towards the injured tissue and chemical substances released at the surface site of injury। WBC जो उसका एक अट्रैक्शन है जब इंज्यूर्ड टिश्यू जो जहाँ पर बॉडी के अंदर जहाँ भी इंजरी हो गया उसके लिए WBC के अट्रैक्शन है उसके तरफ, उसके अंदर जाते हैं एंड वहाँ पर साइट पर इंजुरी के एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जाते इंजुरी नहीं होता है, ठीक है, इंजुरी ठीक हो जाता है। सॉरी, प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है, normally platelet are inactive and execute their function only when activated। mainly all time platelet inactive रहता है बट उसका काम तब होता है जब वो एक्टिवेट होता है। activate platelets immediately release many substances। function of platelets are carried out by these substances। blood cutting में हेल्प करता है mainly platelet। तो platelets are responsible for the formation of the intrinsic prothrombin activator। जो इंट्रिंसिक प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है, जो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन फॉर्मेशन होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए प्लेटलेट इंपॉर्टेंट काम करता है। दिस सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग के लिए प्लेटलेट तो एक ही काम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ क्लॉट रिट्रैक्शंस इन द ब्लड क्लॉट, ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग प्लेटलेट
are entrapped in the between the fibrin threads. Cytoplasm of platelet contains the contractile protein named actin and myosin which is responsible for the cord retractions. तो जो साइटोप्लाज्म होता है प्लेटलेट का, उसका एक कॉन्ट्रैक्टाइल, उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन रहता है जिसका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन, जो काम करता है, क्या काम करता है, क्लॉट रिट्रैक्शंस के लिए काम करता है. रोल इन प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस और हीमोस्टेसिस. प्लेटलेट हीमोस्टेसिस के लिए काम करता है. प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस मतलब प्लेटलेट ब्लड लॉस को प्रिवेंट करता है. क्यों? प्लेटलेट्स एक्सेलरेट द hemolysis by 3 ways. Platelets secrete 5-H3 which causes constriction of the blood vessels due to adhesive property, and the platelets seal the damage in blood vessels like capillaries. Platelets 5-HT को सीक्रेट करते हैं जो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है. ठीक है, जो ब्लड कट गया ना, जो आर्टरी और वेसल्स काट गया, वहाँ से तो ब्लड लॉस हो जाएगा, जो रिलैक्स हो जाएगा, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन करना जरूरी है. इसके लिए प्लेटलेट से 5-HT सीक्रेशन होता है जो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है. ड्यू टू एडिसिव प्रॉपर्टी प्लेटलेट सील द डैमेज इन द ब्लड वेसल्स लाइक कैपिलरीज. एंड वो पोर्शन में जो ब्लड वेसल्स में जो काट हो गया, वहाँ पे डैमेज को लिए सील करने के लिए कौन आता है? प्लेटलेट. बाय फॉर्मेशन ऑफ टेम्पोररी प्लैक द प्लेटलेट सील द डैमेज ऑफ द, एंड क्या करता है? एक टेम्पोररी प्लैक फॉर्मेशन करता है वहाँ से. रोल इन रिपेयर ऑफ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स. एंड जो ब्लड वेसल रप्चर हो गया, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर PDGF formed in cytoplasm of the platelets is useful for repair of the endothelium and other structure of the ruptured blood vessels. जो ruptured blood vessels के अंदर जो endothelium और other portion में जो काट हो गया, उसको ठीक करने के लिए PDGF मतलब platelet derived growth factor के लिए बहुत ज़्यादा important काम होता है. Role in defense mechanisms, agglutinations and encircle the foreign body and destroy them. तो प्लेटलेट फॉरेन बॉडी को एनगल्फ करता है, एनसर्कल करता है, एंड उसके चार पास में घिर के उसको एग्लूटिनेट करता है. ठीक है. कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. तो कोआगुलेशन प्रोसेस का क्या है? जब बॉडी के अंदर कोई भी पोर्शन में काट हो जाता है ना, तब कोआगुलेशन होता है. ठीक है. And coagulation of the clotting is defined the process in which the blood loses the fluidity and becomes a jelly-like mass. जब बॉडी के अंदर कोई भी पोर्शन में कार्ड फॉर्मेशन होता है, तब बॉडी का जो ब्लड उसका फ्लूइडिटी को लॉस हो जाता है एंड एक जेली-लाइक मास फॉर्मेशन होता है उस कार्ड पोर्शन में. कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड occurs through a series of reaction due to the activation of a group of substance necessary for coagulating a clotting factor. तो मेनली क्या क्या क्लॉटिंग फैक्टर है? 13 क्लॉटिंग फैक्टर है. तो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर 1 फाइब्रिनोजेन, 2 प्रोथ्रोम्बिन, 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन, 4 कैल्शियम, 5 लेवल फैक्टर, फ्लो एक्सेलरिन और एक्सेलरेटेड ग्रोथ ग्लोबुलिन भी बोल सकते हैं हम लोग. 6 अभी तक नहीं है. 7 स्टेबल फैक्टर, 8 एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, 9 क्रिसमस फैक्टर, 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11 plasma thromboplastin antecedent, 12 Hickman factor and 13 fibrin stabilizing factor. In general blood clotting 3 स्टेज में होता है. ठीक है. फर्स्ट होता है प्रोथ्रोम्बिन फॉर्मेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर. प्रोथ्रोम्बिन का जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है. फिर होता है प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन फॉर्मेशन, एंड फिर होता है फाइब्रोजन into conversion of the fibrinogen into fibrin. फर्स्ट प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन होता है कन्वर्ट, एंड फिर होता है फाइब्रोजन इनटू फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है. दोनों पाथ है. फर्स्ट क्या होता है? 12 इंट्रिंसिक पाथ में फर्स्ट 12 इसके अंदर होता है कैलिक्रेइन. ठीक है. कैलिक्रेइन और HMW एक क्या करते हैं? 12 मतलब यहाँ पर क्या है? 12 मतलब हेगमैन फैक्टर. हेगमैन फैक्टर को एक्टिवेट करता है HMW काइनोजन, एंड ये क्या काम करता है? ये जाके 11 मतलब प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट को एक्टिवेट करता है. ठीक है. फिर काम करने आते हैं फैक्टर 4 कैल्शियम. कैल्शियम क्या करता है? 9 मतलब क्रिसमस फैक्टर को एक्टिवेट करता है. एंड उसके बाद फिर आते हैं
फैक्टर 8 मतलब एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, एंड फैक्टर कैल्शियम जो फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता है, एंड 10A मतलब क्या, स्टुअर्ट ब्रुअर फैक्टर उसको एक्टिवेट करता है, एंड स्टेट 2 में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन फॉर्मेशन करता है, फिर यह से फाइब्रोजिन एक्टिवेटेड फाइब्रिन फॉर्मेशन करते हैं, दोनों का पॉलीमराइजेशन होता है, कैल्शियम एंड फाइब्रिन टाइट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एंटीकोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट कोagulation ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड वेसल के अंदर कोagulate नहीं होना देते इसको हम बोल सकते हैं, जो ब्लड कोagulation में प्रिवेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट यूज्ड टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी, दैट इज इन विवो, इनसाइड द ब्लड क्लॉटिंग के प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग इनसाइड द बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को जो प्रिवेंट करते हैं हम उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट यूज्ड टू प्रिवेंट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। हेपारिन, एंटीकोगुलेंट के अंदर फर्स्ट होता है हेपारिन। हेपारिन इज नेचुरली प्रोड्यूस्ड एंटीकोगुलेंट इन द बॉडी। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। हेपारिन इज कॉन्जुगेटेड पॉलीसैकेराइड, एक पॉलीसैकेराइड। इट प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग बाय इट्स एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी। इसका क्या एक्टिविटी है, एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी, एंड इसके हेल्प से वो मेनली एंटीकोगुलेट करते हैं, ठीक है। इट कॉम्बाइंस विद एंटी थ्रोम्बिन 3 एंड रिमूव्स थ्रोम्बिन फ्रॉम द सर्कुलेशंस। इसके साथ कॉम्बिनेशन करता है एंटी थ्रोम्बिन 3 के साथ, एंड थ्रोम्बिन को रिमूव करता है, ठीक है। इनएक्टिवेट्स द एक्टिव फॉर्म ऑफ अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक 9, 10, 11 and 12. Heparin is used as an anticoagulant both in vivo and in vitro. And और क्या जो फैक्टर है 9, 10, 11, 12 वो उसको भी हेपारिन एंटीकोगुलेट करता है, ठीक है। इन विवो इन क्लिनिक्स इट इज यूज्ड टू प्रिवेंट इंट्रावास्कुलर ब्लड क्लॉटिंग। इन विट्रो इन द लैबोरेटरी हेपारिन इज आल्सो यूज्ड एज एन एंटीकोगुलेंट व्हाइल कलेक्टिंग द ब्लड फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टिगेशंस। Coumarin derivatives. Warfarin and dicumarol was derivatives of coumarin. Coumarin derivatives prevents blood clotting by inhibiting the actions of vitamin K. Coumarin derivatives क्या काम करता है, जो विटामिन पोटेशियम है वो जो ब्लड क्लॉट के हेल्प करता है उसको काम को इनहिबिट करके ब्लड क्लॉटिंग को रुकता है, ठीक है। विटामिन K is essential for the formation of various clotting factors like namely 2, 7, 9 and 10. Dicumarol